कुछ लड़ाइयां जमीन के लिए नहीं लड़ी जाती, वो लड़ी जाती हैं इज्जत के लिए, उस भरोसे के लिए जिसे तोड़ा गया, और उस सीमा रेखा के लिए जहां से हर हमलावर भारत में दाखिल होता रहा है। ये कहानी है एक किले की जो सदियों से खून से सींचा गया था, एक वजीर की जिसके इरादे तलवार से भी ज्यादा खतरनाक थे, और एक दरबार की जिसने पहली बार जवाब देने का फैसला किया। ये सिर्फ इतिहास नहीं है, ये उस घड़ी की दस्तक है जब हिंदुस्तान की सरहद कांपी थी और एक फैसला हुआ था कि अब पीछे हटना नहीं, अब इतिहास बदलना है। यह कहानी उस वक्त की है जब महाराजा रंजीत सिंह को अटॉक का कंट्रोल मिला। यह जीत सिर्फ फौजी नजरिए से नहीं बल्कि चालाकी से ली गई एक बहुत ही अहम कामयाबी थी। मगर इस कामयाबी के साथ ही एक भारी टेंशन भी जुड़ गई। फतेह खान, जो काबुल का वजीर था, उसने धमकी दी थी कि वो उत्तर पश्चिम सरहद के कबीलाई लोगों को महाराजा रंजीत सिंह की सिख फौज के खिलाफ भड़काएगा। अटॉक का किला, जो अब सिख कंट्रोल में था, वो इतना मजबूत नहीं था कि किसी बड़े हमले को झेल सके। इस डर के एहसास के साथ ही महाराजा रंजीत सिंह ने वजीर के साथ रिश्ते सुधारने की कोशिश शुरू की। उन्होंने तोहफे भेजने और नरमी से लिखी चिट्ठियों का सिलसिला शुरू किया ताकि कोई सीधा टकराव न हो। वजीर फतेह खान ने वादा किया था कि अगर महाराजा रंजीत सिंह अटॉक उसे सौंप दे तो वह मुल्तान फतह करवाने में मदद करेगा। इस भरोसे में एक मददगार टुकड़ी को अटॉक भेजा गया, लेकिन हालात जल्द ही पलट गए। महाराजा रंजीत सिंह की चिट्ठियों का लहजा अब सख्त हो गया। उन्होंने साफ कह दिया कि अटॉक की बात तभी होगी जब फतेह खान पहले मुल्तान जीतने में मदद करेगा। इसी दौरान अटॉक की हिफाजत के लिए सिख दरबार की फौज ने हरिपुर पर कंट्रोल ले लिया। यह एक साफ इशारा था कि सिख सल्तनत अब बचाव की नहीं बल्कि हमला करने की सोच रखती थी। इस हमलावर रवैये से नाराज वजीर फतेह खान ने महाराजा रंजीत सिंह को कई बेइज्जती भरे और ताना मारने वाले पैगाम भेजे। इसके साथ ही उसने अटॉक के आसपास के कबीलों को भड़काया कि वे काफिरों को अपने इलाकों से निकालें। मगर यह सिर्फ सियासी भड़काव नहीं था, यह एक मजहबी जंग की तैयारी थी। फतेह खान ने उत्तर पश्चिम के कबीलों और मौलवियों को छुपकर चिट्ठियां भेजीं, जिनमें लिखा था कि जो सिख फौजों को शिकस्त देगा उसे जन्नत का रास्ता मिलेगा। सिखों को खुले तौर पर काफिर कहा गया और उनके खिलाफ जिहाद का ऐलान किया गया। उम्दत उत तवारीख में इसका साफ जिक्र मिलता है कि कैसे फतेह खान ने मजहब को हथियार बनाकर कबीलाई जिहाद को हवा दी। ब्रिटिश लॉरेंस रेजिडेंसी की 1813 की रिपोर्टों में भी यह दर्ज है। जब सिख दरबार से तोहफे और सियासी लिहाज मिल रहे थे, उसी वक्त काबुल का वजीर चुपचाप सरहदी इलाकों के मजहबी रहनुमाओं को भड़का रहा था कि सिखों को काफिर घोषित कर दिया जाए। अब यह साफ हो चुका था, यह लड़ाई सिर्फ जमीन की नहीं रही, यह खुददारी और यकीन की लड़ाई बन चुकी थी। इसी के नतीजे में फतेह खान की फौज ने अटॉक के किले को चारों तरफ से घेर लिया और लाहौर से आने वाली सारी सप्लाई लाइनों को काट दिया। ऐसे मुश्किल वक्त में महाराजा रंजीत सिंह ने अपने सबसे भरोसेमंद फौजी लीडर दीवान मोखम चंद को पूरे ऑपरेशन की जिम्मेदारी सौंपी। दीवान मोखम चंद ने सरदार हरि सिंह नलवा और तोपखाने के अफसर मियां घौसा को आगे की पोस्ट पर भेजा, जबकि वो खुद मुख्य फौज के साथ पीछे से रवाना हुए। सिख फौज ने अटॉक नदी पार की और सीधे वजीर फतेह खान की अफगान फौज के आमने सामने आ गई। लेकिन यह टकराव तुरंत जंग में नहीं बदला। 3 महीने तक दोनों फौजें आमने सामने डटी रहीं। मौसम बदला, सर्दियां गईं, बसंत आया और फिर चिलचिलाती गर्मियां। लेकिन उससे पहले अटॉक का किला पहले ही फतेह खान की फौज की घेराबंदी में था। अफगानों ने सिर्फ किला नहीं घेरा, उन्होंने हर रास्ता, हर खेत, हर गांव बंद करवा दिया था। आसपास के लोगों को धमकाया गया, जो इन किले में बंद सिखों को रोटी या पानी देगा वो भी उनके बराबर का गुनहगार है। कई जगहों पर गांव वालों को पेड़ों से बांधकर कोड़े मारे गए, सिर्फ इसलिए कि उन्होंने एक रोटी अंदर पहुंचाने की कोशिश की थी। अफगान मौलवियों ने खुलेआम कहा, यह जंग नहीं, यह पवित्र जमीन से काफिरों की सफाई है, उन्हें भूख से मरने दो। ब्रिटिश फ्रंटियर इंटेलिजेंस रिपोर्ट में दर्ज है कि फतेह खान के एक कमांडर ने कहा था, डोंट फाइट देम, लेट देयर हंगर रॉट देम फ्रॉम इनसाइड। यह कोई फौजी रणनीति नहीं, यह एक मानसिक और मजहबी बदला था। इसी दौरान
दीवान मोखम चंद ने एक चालाकी भरी चाल चली। उन्होंने अपनी फौज को अफगानों और नदी के बीच खड़ा कर दिया, जिससे अफगान पानी से कट गए। उन्होंने महाराजा रंजीत सिंह को एक चिट्ठी भेजकर जंग की इजाजत मांगी। अब प्यास से बेहाल अफगान फौज खुद ही हमले के लिए मजबूर हो गई। वे बार बार सिख मोर्चे पर हमला करते ताकि नदी तक पहुंचा जा सके, लेकिन दीवान मोखम चंद ने अपने हाथी के पैरों में जंजीर बांध दी थी ताकि वह पीछे न भागे, और मोर्चाबंदी को पूरी मजबूती से कायम रखा। हर बार अफगान हमले को सिख पैदल फौज की लगातार गोलीबारी ने रोक दिया। सिख सिपाही पानी पीकर तरोताजा होकर फिर लड़ाई में लौट आते, लेकिन अफगानों के पास इस झुलसती गर्मी में एक बूंद पानी भी नहीं था। अब यह जंग एक खड़े मोर्चे से बदलकर नदी के किनारे दौड़ती हुई भिड़ंत में तब्दील हो गई थी। सिख फौज ने लगातार दबाव बनाए रखा जब तक कि अफगान पूरी तरह प्यास और थकावट से टूट न गए, और ठीक उसी वक्त दीवान मोखम चंद ने अपनी घुड़सवार टुकड़ी को आखिरी हमला करने का हुक्म दे दिया। जंग अब एक फैसले की कगार पर पहुंच चुकी थी। अफगान फौज की कतारें टूट चुकी थीं। वे बुरी तरह हिम्मत हारकर मैदान छोड़ने लगे। पीछे रह गईं उनकी भारी तोपें, जरूरी सामान और 2000 से ज्यादा अफगान फौजियों की लाशें। यह सिर्फ एक फौजी जीत नहीं थी, बल्कि एक निशानी जैसी कामयाबी थी। पहली बार सिख फौज ने पठानों को इतने साफ तरीके से हराया था, और यह जीत अटॉक की उसी जमीन पर दर्ज हुई थी जिसे सदियों से भारत का सरहदी पहरेदार कहा जाता था। वही अटॉक जिसे 1000 में महमूद गजनी ने हिंदू राजा जयपाल से छीन लिया था, और तब से यह किला हमेशा किसी हमलावर के कब्जे में ही रहा। अब उसका वापस लौटना न सिर्फ एक इलाकाई जीत थी, बल्कि ये पूरे उत्तर भारत को अफगान हमलों से आजाद करने जैसा था। लाहौर में जब यह खबर पहुंची तो जैसे पूरे शहर में खुशी की लहर दौड़ गई। जुलाई में दरबार बुलाया गया, जहां सारे दरबारी उन्हें मुबारकबाद देने पहुंचे। उसी दरबार की सरकारी रिपोर्ट में दर्ज हुआ कि कुछ लोगों ने अब अंग्रेजों की नीयत पर भी सवाल उठाने शुरू कर दिए थे। उनका मानना था कि ये अंग्रेज जो ऊपर से दोस्ती का नकाब ओढ़े हैं, अंदर से नफरत और शक से भरे हुए हैं। कुछ ने यहां तक कह दिया कि अब इनसे भी निपटने का वक्त आ गया है। इस पर महाराजा ने जवाब दिया कि पहले कश्मीर और पेशावर को जीतना होगा, उसके बाद इस मुद्दे पर भी विचार होगा। अभी अटॉक की जीत को 1 महीना भी नहीं बीता था कि महाराजा का ध्यान कश्मीर की ओर चला गया, और इतिहास गवाह है, जब कोई योजना एक बार महाराजा रंजीत सिंह के दिमाग में बैठ जाती थी तो उसे टालना नामुमकिन हो जाता था। हालांकि दीवान मोखम चंद ने सलाह दी कि पहाड़ों में जंग का यह मौसम नहीं है, सर्दियां शुरू हो चुकी हैं और अब यह अभियान सही नहीं रहेगा, लेकिन महाराजा के जोश के आगे तजुर्बे की यह सलाह टिक नहीं पाई। उन्होंने अपने 20 साल के नौजवान फौजी लीडर रामदयाल को इस अभियान की जिम्मेदारी सौंप दी। फौजी दस्तों का काफिला अमृतसर, पठानकोट और अडीना नगर होते हुए सियालकोट पहुंचा, जहां उन्हें अस्थायी बेस कैंप तैयार करना था। लेकिन जैसे जैसे फौज इकट्ठी हो रही थी और स्ट्रैटेजी बन रही थी, मौसम तेजी से बदल रहा था। पतझड़ खत्म हो चुकी थी और अब बर्फीली सर्दियां सामने थीं। महाराजा रंजीत सिंह ने आगे बढ़ते हुए रोहतास की तरफ कूच किया, लेकिन वहीं से उन्हें एक अहम खबर मिली कि पीर पंजाल का पहाड़ी दर्रा भारी और वक्त से पहले हुई बर्फबारी के चलते बंद हो चुका है। इसी के साथ यह इनपुट भी मिला कि वजीर फतेह खान दरबार की फौज की पहाड़ी हलचल पर नजर रख रहा है, और मौका मिलते ही वह दक्षिण की तरफ से मुल्तान के रास्ते पंजाब पर हमला कर सकता है। हालात की गंभीरता को समझते हुए महाराजा रंजीत सिंह ने फैसला लिया कि फिलहाल पूरी ताकत कश्मीर की तरफ नहीं लगाई जा सकती। उन्होंने रामदयाल की लीडरशिप में एक हिस्सा वहीं तैनात रखा और हुक्म दिया कि बसंत आने तक पूरी तैयारी चलती रहे। खुद वो लाहौर की ओर तेजी से लौट गए। सर्दियों के महीनों में रामदयाल ने अभियान की नींव रखी। उन्होंने राशन सप्लाई के लिए एक मजबूत डिपो चेन तैयार की, साथ ही पूरे इलाके की मुखबिरी भी करवाई। ये पता लगाया गया कि कौन से किले मजबूत हैं, स्थानीय लोग कितने वफादार हैं और राजौरी से लेकर कश्मीर घाटी तक की सप्लाई लाइन कितनी भरोसेमंद है। फिर जैसे ही बसंत आया और पहाड़ों में जमी बर्फ पिघलने लगी, पूरी सिख फौज एक बार फिर हरकत में आ गई। जून तक करीब 50,000 फौजियों की बड़ी तादाद वजीराबाद में तैनात थी। इस कश्मीर मुहिम में पंजाब की सबसे अहम फौजी टुकड़ियां शामिल थीं। सरदार हरि सिंह नलवा,
मीत सिंह भरनिया, जोध सिंह कालसिया और तोपखाने के माहिर मियां घौसा। रामदयाल अपनी टुकड़ी के साथ बड़ा मुल्ला और शोपियां की ओर बढ़े, जबकि बाकी की फौज खुद महाराजा रंजीत सिंह की अगुवाई में पूंछ की तरफ रवाना हुई। जुलाई के आखिरी हफ्ते में स्ट्रैटेजी के तहत पिंसर मूवमेंट शुरू हुआ, यानी दोनों तरफ से कश्मीर पर एक साथ दबाव बनाया गया। लेकिन ठीक इसी समय पहाड़ियों में मॉनसून पूरी ताकत के साथ टूट पड़ा, जिससे युद्ध की योजना एक बार फिर मौसम की क्रूरता के सामने आकर खड़ी हो गई। जब महाराजा रंजीत सिंह कश्मीर मुहिम के दौरान राजौरी पहुंचे, तभी वहां मूसलाधार बारिश शुरू हो गई और वो वहीं फंस गए। लेकिन दूसरी तरफ रामदयाल की टुकड़ी ने बारिश की परवाह किए बिना अपनी रफ्तार कायम रखी और लगातार पहाड़ों को पार करती हुई बड़ा मुल्ला के तंग दर्रे तक पहुंच गई। लेकिन वहां एक बड़ा संकट सामने था, एक छोटा मगर बेहद रणनीतिक तौर पर अहम किला, जिसकी तोपें पूरी घाटी पर भारी पड़ रही थीं। वो किला घाटी के दूसरी तरफ था और दोनों के बीच एक उफनता हुआ पहाड़ी नाला बह रहा था। इस नाले को पार करना लगभग नामुमकिन लग रहा था और किले तक पहुंचने का कोई आसान रास्ता नहीं था। ऊपर से ऊंचाई पर तैनात तोपें लगातार बरस रही थीं। इसी मोड़ पर राजौरी का सरदार अगर खान सामने आया। एक वक्त में उसे लाहौर में कैदी बनाया गया था, लेकिन अब वो महाराजा रंजीत सिंह का साथ देने वाला बन चुका था। अगर खान ने रामदयाल को घाटी का ऐसा रास्ता दिखाया जहां वो पहाड़ी नाला चट्टानों पर बहता था और उसे तुलनात्मक रूप से सुरक्षित तरीके से पार किया जा सकता था। वीडियो कंटिन्यू करने से पहले अगर आपको हमारा रिसर्च अच्छा लगे तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से सपोर्ट करें। अब वापस चलते हैं वीडियो पर। रामदयाल ने अपने सबसे बड़े हाथियों को आगे बढ़ाया। उनके पैरों में जंजीरें बांधी गईं ताकि तेज बहाव में वे टिके रह सकें। फिर उन हाथियों को एक के बगल एक खड़ा किया गया और उनकी पीठों पर सिख फौजियों ने अस्थायी पुल तैयार किया। यह अनोखी जुगत काम आई। सिख सैनिकों ने इसी पुल से नाला पार किया और अचानक हमला कर बड़ा मुल्ला का पहाड़ी किला जीत लिया। यह एक ऐतिहासिक दिन था, 20 जुलाई 1814। इसके बाद फौज ने आगे कूच किया, आदमपुर और हरिपुर पार करते हुए शोपियां तक पहुंच गई। मगर वहां उनका सामना हुआ अजीम खान से, जो वजीर फतेह खान का भाई था और इस वक्त कश्मीर का गवर्नर। उसकी अफगान फौज पहले से ही मजबूत मोर्चों में छिपी हुई थी। ऊपर से लगातार बारिश ने सिख फौज के लिए और मुश्किलें खड़ी कर दी थीं। रामदयाल ने समझदारी दिखाई और एक सीधा हमला करने के बजाय रोकने की लड़ाई शुरू की, यानी जब तक मेन मदद न आ जाए तब तक मोर्चा संभाले रखा जाए। इसी बीच महाराजा रंजीत सिंह ने भैया राम सिंह को 5000 फौजियों के साथ शोपियां की ओर भेजा, लेकिन रास्ते में अजीम खान की अनियमित टुकड़ियों ने बार बार हमला कर उनकी रफ्तार थाम दी। इसी दौरान शोपियां के पास जब रामदयाल की टुकड़ी पहाड़ियों में आगे बढ़ रही थी तो एक तंग घाटी में कुछ वीरान तंबू नजर आए। उन तंबुओं के अंदर कोई सिपाही नहीं था, सिर्फ टूटा फूटा सामान और गहरी खामोशी थी। जब तलाशी ली गई तो वहां महिलाओं के जेवर, देवी देवताओं की खंडित मूर्तियां, पूजा की थालियां और फटी हुई भगवद गीता की प्रति मिली, जिस पर मांस और कीचड़ पड़ा था। एक सिख सैनिक ने जनेऊ उठाकर चुपचाप अपनी म्यान में रख लिया। अफसरों ने कहा, यह युद्ध अब जमीन का नहीं रहा, यह अपवित्रता के खिलाफ है। जो भी सामान मिल पाया उसे सैनिकों ने उसी शाम गांव वालों को लौटा दिया। कुछ तंबुओं के पीछे घबराई हुई 2 लड़कियां मिली। रामदयाल का हुक्म था, इन्हें घर पहुंचाओ, कोई भी औरत अब कैद में नहीं रहेगी। लाहौर दरबार को भेजी गई रिपोर्ट में लिखा गया, हमने मोर्चा नहीं जीता लेकिन इंसानियत की जंग जरूर लड़ी। महाराजा रंजीत सिंह की हालत पूंछ में भी नाजुक थी। जब उन्होंने आगे बढ़ने की कोशिश की तो देखा कि वहां के लोगों ने पहले ही अपने गांव खाली कर दिए थे, फसलें जला दी गई थीं और मवेशी व सामान लेकर भाग चुके थे। दरबार की फौज के पास खाने पीने की भारी किल्लत हो गई। साथ ही पूंछ के स्नाइपर दरबार की टुकड़ियों को निशाना बना रहे थे, जिससे आगे बढ़ना और मुश्किल हो गया। उसी वक्त फौज में हैजा फैल गया। इसी महामारी की चपेट में आकर तोपखाने के अफसर मियां घौसा की मौत हो गई जब वो लाहौर लौट रहे थे। सिख सैनिकों ने उन्हें इज्जत से याद किया, लेकिन दुश्मन खेमों में उनकी मौत का मजाक उड़ाया गया। शोपियां और राजौरी के आसपास अफगान टोलियों ने ढोल पीटकर ऐलान किया, देखो, जो हमारे खिलाफ तोप चला रहा था वो रास्ते में ही मारा गया। कुछ जगहों पर मौलवियों ने मंच से ये कहा, जो अपने लोगों के खिलाफ हथियार उठाए उसका अंजाम यही होता है।
एक अफगान कमांडर ने हंसते हुए कहा, न जंग में मरा न घर पहुंचा, बीच रास्ते मिटा दिया गया। उम्दत उत तवारीख में दर्ज है कि दुश्मन जासूसों ने इस अफवाह को पूरे इलाके में फैला दिया ताकि सिखों के बीच डर और दरार पैदा हो, लेकिन दरबार ने इसे झूठा बताया और एक बात साफ कही, मियां घौसा मरे नहीं है, वो हमारी तोपों में जिंदा है। अब ये सिर्फ हथियारों की नहीं, हौसले की जंग बन चुकी थी। इन तमाम मुश्किल हालात के चलते अफगान और पूंछ की मिली जुली फौज ने पलटवार किया और महाराजा रंजीत सिंह को पहाड़ियों से पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। लेकिन दूसरी तरफ रामदयाल अपनी पोजीशन पर जमे रहे। वो श्रीनगर की राजधानी से ज्यादा दूर नहीं थे। अजीम खान, जो उन्हें हटाना चाहता था, बार बार नाकाम रहा। आखिरकार जब इस जंग से कोई पक्का नतीजा नहीं निकला तो अजीम खान ने बातचीत की पहल की। दोनों पक्षों के बीच तोहफों का आदान प्रदान हुआ। अजीम खान ने यह वादा किया कि वो महाराजा रंजीत सिंह के दुश्मनों का साथ नहीं देगा। इस समझौते के साथ रामदयाल ने खुद को एक बेहद पेचीदा हालात से कामयाबी के साथ बाहर निकाला और लाहौर लौट आए। लेकिन यह मुहिम, जो महाराजा रंजीत सिंह की ख्वाहिश से जुड़ी थी, उनकी दूसरी कश्मीर में हार बन गई और इसने उनके अंदरूनी आत्मसम्मान को गहरी चोट दी। महाराजा रंजीत सिंह को अपनी सारी फौजी मुहिमों को रोकना पड़ा। अब उनकी मौजूदगी लाहौर में बेहद जरूरी हो गई थी, क्योंकि इस वक्त उनके पूरब के पड़ोसी गोरखा और अंग्रेज आपस में लड़ रहे थे। इन हालात के बीच महाराजा लाहौर से बैठकर गोरखा अंग्रेज जंग पर बहुत ध्यान से नजर बनाए हुए थे। साथ ही वो खुद के अंदर झांकते रहे कि आखिर कश्मीर में नाकामी की वजह क्या थी। उन्हें ये बात अब साफ होने लगी थी कि उनकी फौज पहाड़ी जंग के लिए तैयार नहीं थी। उन्हें 1809 की गणेश घाटी की जंग याद आई, जहां गोरखा फौजियों की फुर्ती और छुपकर वार करने की तरकीब ने उन्हें हैरान कर दिया था। अब कुछ गोरखा सिख फौज में शामिल होने को तैयार थे और महाराजा रंजीत सिंह ने इस मौके का पूरा फायदा उठाया। उन्होंने न सिर्फ इन गोरखाओं को भर्ती किया, बल्कि कुछ खास बटालियन भी बनाई जो सिर्फ गोरखा फौजियों से बनी थी। ये मुहिम, जिसे महाराजा रंजीत सिंह ने आस्था और आत्मसम्मान की हिफाजत के लिए शुरू किया था, अटॉक में जीत और कश्मीर में सब्र की कसौटी बनकर खत्म हुई। फतेह खान की गद्दारी, अजीम खान की मजहबी साजिशें और पहाड़ियों का बेरहम मौसम, इन सब ने दरबार की फौज को रोका, लेकिन झुका नहीं पाए। रामदयाल बिना कोई जंग हारे लौटे और अजीम खान, जो खुद को इस्लाम का फतेह करने वाला समझता था, एक भी पक्का मोर्चा नहीं जीत पाया। ये सिखों की दूसरी कश्मीर में नाकामी जरूर थी, मगर ये हार नहीं, सीख थी। क्योंकि जब महाराजा रंजीत सिंह ने लाहौर लौटकर दरबार में कहा, अब हमें ऐसे जवानों की जरूरत है जिनकी सांसें पहाड़ों से तेज दौड़ सकें, तब इतिहास ने लिखा कि यह किस्सा यहीं खत्म नहीं हुआ था। यह शुरुआत थी उस इरादे की जिसमें सिर्फ कश्मीर नहीं, बल्कि पेशावर, अटॉक और पूरा पंजाब दुश्मनों से आजाद करने की आग जल चुकी थी। और वही आग 6 साल बाद 1819 में कश्मीर को हमेशा के लिए सिख साम्राज्य का हिस्सा बना गई। इतिहास की किताबों में सिर्फ एक लाइन लिख दी गई कि महाराजा रंजीत सिंह कश्मीर नहीं जीत सके, लेकिन उस एक लाइन के पीछे जो हकीकत थी वो कभी नहीं बताई गई। किसी किताब ने ये नहीं लिखा कि रामदयाल की टुकड़ी ने कैसे भूख, बर्फ, बीमारी और जिहाद के खिलाफ 6 महीने तक मोर्चा संभाले रखा। न दिन देखा न रात, बस मैदान नहीं छोड़ा। किसी रिकॉर्ड में यह दर्ज नहीं है कि अफगानों ने देवियों की मूर्तियां अपवित्र की, भगवत गीता को कीचड़ में फेंका, और जब 2 डरी हुई लड़कियां पहाड़ियों के तंबुओं में मिली तो दरबार के सिपाही उन्हें जंग की ट्रॉफी नहीं, अपनी बहन मानकर घर छोड़ने गए। कोई इतिहासकार ये नहीं बताएगा कि महाराजा रंजीत सिंह की फौज ने जंग तो हारी, लेकिन इंसानियत जीत ली। और जब मियां घौसा की मौत पर अफगान हंस रहे थे, तब सिख सिपाही अपनी तोपों की तरफ इशारा करके बोले थे, वो जिंदा हैं हर धमाके में। आज भी बहुत से इतिहासकार सिर्फ जीत और हार के आंकड़े गिनते हैं। उन्हें यह समझ नहीं कि कुछ जंगें जमीन के लिए नहीं, जमीर के लिए लड़ी जाती है। और 1814 में जब सारी दुनिया सिख दरबार को रोकना चाहती थी, तब महाराजा रंजीत सिंह ने सिर्फ एक वाक्य कहा था, हमें ऐसे सिपाही चाहिए जो पहाड़ों से तेज दौड़ सकें। 6 साल बाद वही सांसें, वही पैर, वही आग
कश्मीर के दरवाजे तक पहुंची और उस दिन इतिहास ने अपनी जुबान बदल दी, क्योंकि जो दुश्मन को समझे बिना लड़े वो फौजी नहीं होते और जो वक्त का इंतजार करना जाने वो महाराजा कहलाते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली बार। प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।